बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबात, आपको पहले साल्ट एनालिसिस की एक वीडियो सेंड की थी और कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछें। तो मेरा ख्याल है किसी को कोई इशू नहीं था, तभी किसी ने कोई उसमें से क्वेश्चन रेज नहीं किया। यहाँ पर दो चार स्टूडेंट्स ने कहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का इशू आ रहा है, तो ये ज़रा हमें समझा दें। तो इसके लिए ये अगर आप वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसमें हम आमतौर पर लिक्विड एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, लेकिन बहरहाल ये सॉलिड के साथ भी होती है। तो इसमें हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सब्सटेंस को जो है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कि वो मिक्सचर जो है उसके अंदर कोई सब्सटेंस उसकी एफिनिटी के साइड पर है, दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर उनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी या एफिनिटी किधर है। अगर एफिनिटी जो है ये एक्वस लेयर की तरफ है तो वो एक्वस में चला जाएगा, अगर ऑर्गेनिक लेयर की तरफ है उसकी केमिकल नेचर पोलैरिटी की बेस पर है। तो एक बात इसमें ये होनी चाहिए कि ये जो हमारे दो लिक्विड्स हैं, दीज शुड बी इमिसिबल लिक्विड। आमतौर पर एक वाटर लिया जाता है और दूसरा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया जाता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है जिसमें आपको रेड कलर का हमने इसमें शो किया है एक केमिकल, और ब्लू और ग्रीन कलर के ये दूसरे केमिकल हैं। अभी ये मिक्सचर है, लेकिन हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए सेपरेशन जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का कंपाउंड बाकी जो है रेस्ट ऑफ मिक्सचर से जो है ये हमने सेपरेट कर लिया है। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए ये फनल यूज होती है। इसमें आमतौर पर हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट लेयर लेते हैं, ऑर्गेनिक लेयर होती है ये ऊपर आती है, और इसके बाद जो है एक्वस लेयर जो है ये नीचे आती है। असल में होता ये है कि हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई केमिकल सिंथेसिस करते हैं आमतौर पर वो एक्वस लेयर में होती है, तो हम उसको जो है सेपरेट करने के लिए रेस्ट ऑफ द मिक्सचर से जो है ऊपर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या लिक्विड डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह हम ऐसे शेक करते हैं। शेक करने के बाद जब ये बिफोर एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर में है और हमने ऊपर से सॉल्वेंट डाला है, लेकिन जब हम अच्छी तरह ऐसे शेक करेंगे और थोड़ी देर इसको ऐसा रहने देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक्वस लेयर से निकलकर ऑर्गेनिक लेयर में चला गया। वजह ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो उसकी एफिनिटी ऑर्गेनिक लेयर की तरफ ज्यादा होनी चाहिए, एक्वस लेयर की तरफ कम होनी चाहिए। तो ये यहाँ से ऐसे जो है ये अपवर्ड मूव कर जाएगा, ऐसे यूं अपवर्ड मूव कर जाएगा। ये यहाँ पर ये फनल हमने शो की है कि कैसे जो है ये हम इसको जो है बाद में सेपरेट करते हैं। ये टैप है, टैप को ओपन करेंगे तो ये पहले एक लेयर नीचे गिरेगी। ये कौन सी है? एक्वस लेयर, जिसमें बाकी इंप्योरिटीज वगैरह भी शामिल होंगी। जब ये ग्रीन कलर जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ये जब यहाँ से गिर जाएगी तो उसके बाद हम टैप बंद कर देंगे और दूसरे किसी बीकर में या बर्तन में जो है हम ये ऑर्गेनिक लेयर ले लेंगे जिसमें हमारा प्योर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसको हम सेपरेट कर चुके हैं। इसके बाद आप देखें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसमें होता क्या है कि हम ट्रांसफर करते हैं इन अ फीड सॉल्यूशन टू अनदर इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। फीड सॉल्यूशन जिसमें वो सॉल्यूट प्रोड्यूस हुआ है और उसमें हमने अलग से सॉल्वेंट डाला, उनको हमने जब शेक किया, ये सिंबल है शेक करने का, हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो मैंने कहा था कि इम्प्योरिटीज वगैरह अलग हो जाएंगी, दैट इज गॉट रेफिनेट, और जो प्योर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट हो चुका है वो हम इसको इस एरो से शो कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम बुक के मुताबिक जो है इसको देखेंगे। चैप्टर हमारा 15 है, ये कंसाइज टेक्स्ट बुक इनऑर्गेनिक अप्लाइड केमिस्ट्री का है जो आपको रिकमेंड की गई थी। इसमें जो है ये बेसिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन है कि ये एक टेक्निक है जिसमें ये शुरू में भी मैंने बताया कि मिक्सचर सब्सटेंसेस का सेपरेट कर सकते हैं बाय द सिलेक्टिव ट्रांसफर बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। कि किसको उसका दिल किधर जाता है? जाहिर बात है अगर वो नॉन पोलर है तो उसका दिल नॉन पोलर ऑर्गेनिक लेयर की तरफ जाएगा, और अगर वो पोलर है तो उसका दिल जो है ये पोलर की तरफ जाएगा।
और इसके बाद जो है इसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका पर्पस जो है ये है कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक का पर्पस है कि हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को, यानी कि सॉल्यूट को, बाय एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंसेस इन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज। दो इमिसिबल लिक्विड के अंदर भी हो सकती है, ये जैसे मैंने बताया कि इवन ये सॉलिड एब्जॉर्बेंट के अंदर भी हो सकती है। तो ये डेफिनेटली एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो उसकी परसेंटेज जो है ये फिक्स होगी कि एक्वस लेयर में कितनी होनी चाहिए और ऑर्गेनिक लेयर में कितनी होनी चाहिए। इस हिसाब से इस इक्विलिब्रियम के अंदर जो है हम इसकी सेपरेशन कर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें आयोडीन है और सोडियम क्लोराइड है, हम उसको अच्छी तरह शेक करते हैं हाइड्रोकार्बन या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के साथ, तो अब आप देखें कि ये हाइड्रोकार्बन हैं तो जाहिर है उसकी तरफ कौन जाएगा, आयोडीन, दैट इज द नॉन पोलर। दूसरी एग्जांपल है अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें वीकली पोलर विटामिन या ड्रग्स हैं और हाईली पोलर शुगर है। अब ये ध्यान में रखना है कि वीकली पोलर है और हाईली पोलर शुगर है, या इसको हम जो है जब हम सेपरेट करेंगे तो विद किसके साथ कर रहे हैं शेक, नॉन पोलर सरफेस। तो अब इसमें जो है आप देख सकते कि यहाँ पर शुगर चूंकि पोलर है तो शुगर जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, दैट विल ओनली पास थ्रू। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कौन डिसॉल्व होगा, विटामिन्स और ड्रग्स, जो कि निस्बतन जो है ये क्या है, नॉन पोलर है। शुगर तो हाईली पोलर थी ना, इस वजह से शुगर पास थ्रू हो गई, और दूसरी जो है ये विटामिन उसके साथ एफिनिटी की वजह से उसके साथ रह गए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, तो ये लॉ जो है साइंटिस्ट है नस्ट उसने दिया, इसको हम नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नस्ट पार्टीशन लॉ कहते हैं, कि जब सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि ये दो लेयर बन रही हैं, एक एक्वस और एक ऑर्गेनिक ऊपर वाले में, तो जब सॉल्यूट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो नॉन मिसिबल इमिसिबल फेजेस के अंदर गिवन टेम्परेचर पर, तो रेशियो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की है दैट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एडेड, कि सॉल्वेंट जितना आप कम या ज्यादा डाल लें लेकिन इसकी जो रेशियो रहनी है जो कि यहाँ से इस लेयर में आना है दैट इज ऑलवेज सेम। ये लॉ जो है उस वक्त बेहतर काम करता है जब कंसंट्रेशन सिंगल मॉलिक्यूलों की होती है, इनके मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर डबल मॉलिक्यूल ना बनाए। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होगा, सब्सटेंस कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द एक्वस फेज। इसको हम एक को C1 और एक को C2 कह सकते हैं। ये फनल यूज हुई है जिसको हम सेपरेटिंग फनल, जैसे पहले मैंने बताया सेपरेटिंग फनल होती है, ये अपरेटस है जो कि यूज किया जाता है फॉर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पर्पस। अक्सर जो है इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये इमिसिबल एक्वस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं, और जब मिक्सचर को हम अच्छी तरह इसमें शेक कर लेते हैं तकरीबन 1 मिनट के बाद, तो उसके बाद हम इसको जो है ये टैप अभी बंद ही रखते हैं और इसको हम यहाँ पर थोड़ी देर स्टैंड करने देते हैं ताकि दोनों लेयर्स अलग अलग हो जाएं, और उसके बाद इस तरह हमारे पास सॉल्यूट सेपरेट हो जाएगा। बहुत वक्त हमारा सॉल्यूट जो है ये आयोनाइज हो जाता है। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि ये बेंजोइक एसिड है, तो जाहिर बात है बेंजोइक एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ये एक वीक एसिड है, ये आयोनाइज हो जाता है, डिपेंड करता है कि उसकी के की वैल्यू क्या है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को जो है हम शो कर सकते हैं बेंजोइक एसिड ई फॉर ईथर लेयर एंड ए फॉर एक्वस लेयर जिसमें आयोनाइज होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्वांटिटेटिव सेपरेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को फिर एक दफा ब्रीफली डिस्कस करना है कि सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर रेशियो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसको हम केडी कहते हैं। जैसे पहले हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन एक्वस फेज। यहाँ पर ये इक्वेशन हमने मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। अब जो है इसको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं कि ये देखें कि नीचे एक्वस फेज है, ऊपर ऑर्गेनिक फेज है, तो सब्सटेंस ऊपर जा रहा है ऑर्गेनिक फेज में, नीचे जा रहा है एक्वस फेज में, तो ये दोनों तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो रेशियो जो है सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय सब्सटेंस इन एक्वस फेज, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब हम लिमिटेशंस देखेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लिमिटेशंस क्या है। पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। दूसरा ये लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो है ये होल्ड करेगा, जिसमें C1 और C2 यानी कि सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज में या एक्वस फेज में
या solubilities S1 और S2 these are so small। अगर ये concentrated solution होगा तो फिर हमें उसकी जो है activity coefficient की तरफ जाना पड़ेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये लॉ उसी वक्त ही होल्ड करेगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, यानी कि सॉल्यूट की बहुत कम मिकदार हम लेंगे। एक और बात कि जब मोलेकुलर स्टेट हमने कहा कि सेम होनी चाहिए दोनों सॉल्वेंट में, इन केस सॉल्यूट एसोसिएट होता है, मिल जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, जब उसकी कंसंट्रेशन C2 है तो फिर इस लॉ को हम लिखेंगे K इज इक्वल टू, यहाँ पर मिस्टेक है, ऊपर C1 होना चाहिए, C1 ओवर C2 स्क्वायर रूट n जो है कि कितने उसके 2 यूनिट्स मिल रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं या 3 यूनिट्स, तो ये nth रूट उसका हम लेते हैं। अगर वो डिसोसिएट होगा तो फिर कंसंट्रेशन जो है ये बन जाएगी C1 C2 into 1 minus x। x जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। चौथा पॉइंट इसमें है कंडीशन के सॉल्वेंट जो है ये बिल्कुल या तो इनसॉल्युबल हूँ, इमिसिबल हूँ। अगर थोड़े बहुत मिसिबल भी हैं तो वो स्परिंगली बहुत थोड़े होने चाहिए, ज़्यादा उनकी मिसिबिलिटी जो है हमारे रिजल्ट्स को खराब करेगी। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ये हमारे पास ज़्यादा मीनिंगफुल है कि हम जो है सारी कंसंट्रेशन जितने भी हैं, सारी स्पीशीज जो है उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को डिस्क्राइब करें। जैसे ये बेंजोइक एसिड की एग्जांपल में ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगी, HBZ ये ईथर लेयर में ओवर ये HBZA जो अनआयोनाइज्ड होगा बेंजोइक एसिड वो एक्वस लेयर में होगा, प्लस उसका जो जितना आयोनाइज होगा वो Bz नेगेटिव आयोन देगा, वो एक्वस लेयर में होगा। हम ड्राइव कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो D एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट KD इक्विलिब्रियम के जरिए। तो एसिडिटी कांस्टेंट Ka आप जानते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट है कि कितना एसिड आयोनाइज होगा H प्लस इनटू Bz नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड एसिड। तो यहाँ से जो है हम Bz नेगेटिव का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये Bz नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा, Ka HBZ ऊपर चला जाएगा और HA, ये हमारी इक्वेशन बन गई 15.8। अब आपने ये पहले इक्वेशन पढ़ी है KD, इसमें हमने पढ़ा था ईथर लेयर ओवर एक्वस लेयर, तो इसको हम 15.9 इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम जो है ये HBZ को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देंगे, यानी कि ये रेशियो नहीं रखेंगे, ये लीनियर फॉर्म में ले आएंगे। अब जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं 15.8 और 15.9, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 15.6 में पुट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आ जाएगी। इसमें आप देखें HBZ एक्वस का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम इसको जो है नीचे वाले को कॉमन ले लेंगे, वो नीचे वाला HBZ है, ऊपर वाले इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी बचेगा KD, ये क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं ये 1 बचेगा प्लस Ka H पॉजिटिव, ये तो ये हमें प्रिडिक्ट कर रही है। अच्छा, इस इक्वेशन में आप बड़ा दिलचस्प रिजल्ट देख रहे हैं कि अगर HA हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है किससे, Ka से, यहाँ पे कॉमन लगाना चाहिए Ka के बाद, बहुत ज्यादा है Ka से, तो आप देखें कि ये HA की कंसंट्रेशन Ka से बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब है ये जो है चीज जो है नियरली 0 हो जाएगी, तो ये 0 होगी तो 1 प्लस 0 1, तो KD ऑलमोस्ट इक्वल टू D के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि D इज नियरली इक्वल टू KD, और अगर KD बहुत ज्यादा है इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक फेज में ज़ाहिर बात है फिर बेंजोइक एसिड जो है ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा केस है जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन Ka से बहुत कम है। अब यहाँ पर आप देखें कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है तो ये आंसर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है ये पहले से काफी कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि D की वैल्यू जब कम हुई है तो इसका मतलब है ये किस लेयर में रहेगा, एक्वस लेयर में रहेगा। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर बेंजोइक एसिड जो है ये आयोनाइज जो है ये होता है, जब आयोनाइज हो जाता है तो इसका मतलब है हम इसको सही तौर पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टिक सॉल्यूशन में क्योंकि ये वीक एसिड है, ये अनायोनाइज सॉल्यूशन अनायोनाइज फॉर्म में रहता है, इसको हम बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी परसेंट एक्सट्रैक्टेड। हमने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है ये कांस्टेंट है और वॉल्यूम रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ताहम कितना सॉल्यूट का जो है कितना हिस्सा जो है ये एक्सट्रैक्ट होगा ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम रेशियो ऑफ द टू सॉल्वेंट के ऊपर। जाहिर बात है जितना वॉल्यूम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ज्यादा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट आएगा, तो इस लिहाज से उसकी एक्सट्रैक्शन को हम जो है परसेंटेज के जरिए शो कर सकते हैं कि सॉल्यूट जो एक्सट्रैक्ट हुआ है उसका कितना हिस्सा जो है ये 100 टाइम्स में
एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो ये इक्वल टू है मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूट इन द ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूट। मिलीमोल्स यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो मिलीमोल्स को हम कैसे लेंगे, मोलैरिटी जो है उसको हम मिलीलीटर की शक्ल में ले लेंगे। तो इस तरह हम जो है ये परसेंटेज एक्सट्रैक्शन का फार्मूला जो है ये लिखेंगे, परसेंटेज एक्सट्रैक्टेड इज इक्वल टू, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है, O फॉर ऑर्गेनिक है इनटू कितना वॉल्यूम हमने ऑर्गेनिक लेयर में लिया था, और ये O ऑर्गेनिक और A फॉर एक्वस, और परसेंटेज ले रहे हैं, परसेंट ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। VO जैसे बताया कि ये वॉल्यूम ऑर्गेनिक लेयर का है, और VA जो है ये एक्वस फेज का है, और इसको जो है हम शो कर सकते हैं। तो ये आप देखें, इसमें ये SO VO ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के इक्वल है, तो ये 100D हो जाएगा, और SO VA डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो प्लस ये हमारे पास आएगा VA ओवर VO। अगर VA और VO इक्वल हो जाएं तो ये आंसर 1 हो जाएगा, तो ये 100D ओवर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस 1। ये एग्जांपल जो हैं ये बहुत सिंपल सी हैं, ये आप जस्ट ये सिंपल फार्मूलेज हैं, आप वैल्यूज पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन सिस्टम। हम बेटा इसमें फर्स्ट जो है ये सिंपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ये तो वही है जो हमने पढ़ा, जैसे एक्वस और ईथर लेयर की एक्सट्रैक्शन है। नेक्स्ट इज डबल एंड मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब सेपरेशन मुकम्मल तौर पे ना हो रही हो, हम इसमें जो है मुख्तलिफ ट्यूब्स यूज करेंगे, उनको लेबल करेंगे 0, 1, 2, 3, और उसके अंदर फिक्स अमाउंट जो है ये हम एक्वस सॉल्यूशन की जिसकी पीच का पता हो वो ले लेंगे, और हम मिक्सचर जो है एक्वस सॉल्यूशन के साथ उसी तरह सेपरेशन शुरू करेंगे। पहले ट्यूब नंबर 0 के साथ उसमें हम फिक्स अमाउंट क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक लेयर की डालेंगे, शेक करेंगे ट्यूब 0 को, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और अलाउ करेंगे हम लेयर के वो सेपरेट हो जाए। इसके बाद हम क्लोरोफॉर्म को जो है ये ट्रांसफर करेंगे ट्यूब 1 में, और फ्रेश जो है ये क्रॉप लेंगे क्लोरोफॉर्म की लिक्विड की और ट्यूब 0 में, और शेक करेंगे ट्यूब 0 को 1 के साथ, और इसी तरह लेयर्स को सेपरेट करेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफॉर्म लेयर ऑफ ट्यूब 1 किसमें, ट्यूब 2 में, और इसी तरह ट्यूब 0 से ट्यूब 1 में करेंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। और ये साइकिल कब तक चलाना है, जब तक कि कंप्लीट ट्रांसफर ना हो जाए। तो ये जो है प्रोसेस कहलाता है क्रैक काउंटर करंट मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन। अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें बैच एक्सट्रैक्शन, सिंगल, डबल या मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ये हम यूज करते हैं आमतौर पर जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक दफा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया, और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के जरिए जो है डिजायर्ड सॉल्यूट को अलग कर लेते हैं, और इसमें सॉल्यूट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर। कब तक, अंटिल जब तक कि हमारा पार्टीशन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। दोनों लेयर को हम शेक करते हैं सेपरेटिंग फनल में, और लेयर को हम अलाउ करते हैं टू सेटल आउट, और लेयर जो है ये डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट की रिमूव हो जाती है। कंटिन्यूस जो हमारे पास है कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, ये हम यूज करते हैं जब हमारे पास आमतौर पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कम होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम सही एस्टेब्लिश नहीं होता, पार्टीशन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, किस वक्त जब कांटेक्ट हो चुका है तो सॉल्यूट को जो हम रिमूव कर लेते हैं, मुसलसल करते रहते हैं, तभी तो हम इसको कंटिन्यूस कह रहे हैं। और जो खर्चशुदा हमारे पास सॉल्वेंट है उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट वोलेटाइल है अगर, तो उसकी हम रिसाइकलिंग करेंगे डिस्टिलेशन के जरिए और कंडेंसेशन के जरिए, और उसको हम डिस्पर्स कर देंगे एक्वस फेज के अंदर। किसकी मदद से, सिंटेड ग्लास डिस्क या कोई और सूटेबल डिवाइस लेकर हम उसको कर लेंगे। इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास 15 पॉइंट। इस इक्वेशन में उन्होंने ये बताया है कि एक्वस सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूट का हमने डिजॉल्व किया है पर डीएम क्यूब। पर डीएम क्यूब मीन 1000 सीएम क्यूब। 1000 सीएम क्यूब में जो है ये 100 ग्राम जो है ये सोल्यूट डिजॉल्व किया है। तो अब बात ये है कि 1000 सीएम क्यूब की जगह अगर हम 100 सीएम क्यूब लें तो ये कितना होगा, 10 ग्राम होगा। तो इसी वजह से हमने जो है ये कंसंट्रेशन ईथर में लिखी है, कंसंट्रेशन इन ईथर ऑफ, तो ये 6/100 लिखा है। लेकिन वाटर के अंदर मैंने कहा कि 1000 में 10 है, तो 10 में से 6 तो ये इधर चला गया,
तो बाकी कितना रह गया 10-6/1000, तो ये 4/1000। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन इन ईथर लेयर ओवर कंसंट्रेशन इन वाटर लेयर, ये हमारे पास जो है ये 115 आ जाती है। सपोज करेंगे कि हम x ग्राम सब्सटेंस का जो है ये एक्सट्रैक्ट किया है। फर्दर अगर हमारे पास 100 cm³ जो है ये ईथर है, तो इस तरह जो है हम कंसंट्रेशन ईथर की ले लेंगे x/100 और कंसंट्रेशन वाटर की ले लेंगे 4 - x/1000। तो इसी तरह हम उसका जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के जरिए जो है ये इक्वेशन बना लेंगे और इसको x के रेस्पेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आएगा 2.4 ग्राम। अगर आप 15.4 में देखें तो उन्होंने ये कहा है कि सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की ट्वाइस ग्रेटर है ईथर के अंदर किसकी निस्बत वाटर के अंदर। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक ओवर एक्वस को जो है हम कह सकते हैं कि डी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल एक्वस ओवर, क्योंकि ये डबल है ना तो 2 ये एस और एस कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि पार्ट ए में कि अगर हमारे पास 100 cm³ ईथर है लेकिन हम सिंगल ऑपरेशन कर रहे हैं, एक ही दफा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो फिर हम सिंगल का फार्मूला यूज करेंगे x1/100 100 - x × 100, तो ये कितनी परसेंटेज आ जाएगी 66.7। लेकिन अगर हम इसको जो है पार्ट बी में देखते हैं जिसमें 50 cm³ ईथर लिया है और दो मुसलसल हमने एक्सट्रैक्शन किए हैं, तो फिर हम उसके स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज जस्ट पुट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। तो ये रेशियो इनके दरमियान ही आ जाती है। आगे हमने देखना है कि कौन सा सॉल्वेंट हम चूज कर सकते हैं फॉर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जिसमें एक्वस लेयर से जो है ये ऑर्गेनिक लेयर में हमारे पास आ जाए, सॉल्यूट उसमें से शिफ्ट होकर। तो ये अभी तक हमने जो बात की है वो सारी हमने लिक्विड फेज में की है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि हमेशा फेज लिक्विड नहीं होती, सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट भी हम यूज कर सकते हैं। ये कॉमन सी चीजें हैं कि सॉल्वेंट हमारे पास कैसे होने चाहिए। ज़ाहिर बात है हाई डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो सॉल्यूट की होनी चाहिए ताकि सॉल्यूट जो है ये एक्वस लेयर से उधर मैक्सिमम शिफ्ट हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके और इम्प्यूरिटीज बिल्कुल ना जाए। इसका मतलब है इम्प्यूरिटीज जो है उसकी लो डिस्ट्रीब्यूशन हो, लो सॉल्युबिलिटी एक्वस फेज के साथ हो, ताकि वो हम जो कहते थे कि इमिसिबल लिक्विड्स हों या स्पारिंगली मिसिबल हों, तो इसमें दोनों की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। अगर ये एक्वस फेज के साथ मिक्स हो गया तो फिर सेपरेशन नहीं होगी। टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए और इसकी विस्कोसिटी जो है ये क्या है कम होनी चाहिए और सफिशिएंटली डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए एक्वस फेज के साथ, ताकि कोई इमल्शन ना बने। अगर डेंसिटी का डिफरेंस जो है ये कम होगा तो फिर वाटर के साथ जो है वो इमल्सिफिकेशन हो सकती है, तो फिर हमारा सारी टर्बिड लिक्विड बन जाएगा, फिर ये सेपरेशन नहीं होगी। और ये सिलेक्टिव होना चाहिए कि सिर्फ हमारा जो गिवन सॉल्यूट है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं उसी को अपने साथ उसकी एफिनिटी हो, इम्प्यूरिटीज के साथ बिल्कुल ना हो, केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए और इसको चीपली मेन चीज है अवेलेबल होना चाहिए और इसके अलावा इसको ब्लास्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत इसके अंदर कम होनी चाहिए और सबसे अहम बात कि इट शुड इजी टू रिकवर। इजी टू रिकवर इस वजह से हम कह रहे हैं ताकि बाद में हम नेक्स्ट जो है ये सेपरेशन में भी उसको इस्तेमाल कर सकें। अब हमारे पास जो एक्सट्रेंट्स हो सकते हैं जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, ये लिस्ट दी हुई है। जो वाटर से लाइटर हैं उनके ये नाम हैं, कुछ आप कम से कम 2-2 3-3 ज़हन में रखें और जो हैवियर देन वाटर हैं उनके ये नाम हैं। अब इसमें जो है उन्होंने कहा है कि जो रेट और सिलेक्टिविटी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। एक तो प्रॉपर चॉइस एक्सटेंट का होना चाहिए, पीएच एडजस्ट करें, टेम्परेचर रेगुलेट करें और कोई और इंटरफेयरिंग आयंस अगर हैं तो उनको मास्क करें, बंद करें और चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स करें। ड्यूरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जितना ज़्यादा रखेंगे उसमें उसकी सेपरेशन उतनी अच्छी होगी और by the process that occur in extractors, acid base, precipitation, oxidation reduction, ये सारे फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सट्रैक्शन के अमल पर जो है ये असरअंदाज हो सकते हैं। इनमें पहले नंबर पर है साल्टिंग आउट एजेंट। एक्सट्रैक्शन मेटल की जो है ये बढ़ जाती है अगर हम हाई कंसंट्रेशन इनऑर्गेनिक साल्ट की एक्वस फेज के अंदर डालते हैं
और दूसरे नंबर पर है पीएच वैल्यू। तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है उसके ऊपर पीएच का बड़ा रोल है कि मेटल जो है इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ पीएच के जरिए। बाज़ केसेस में जो है ये सिर्फ पीएच आप चेंज करने से जो है ये क्या है, मुख्तलिफ पीएच की वैल्यू चेंज करने से जो है ये दूसरी एक्वस फेज में इसकी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर। इसमें आप देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका कितना ज़्यादा रोल है कि अगर हम एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं आयरन की किससे, क्लोराइड से, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर दें, Fe3 से जो है ये Fe2 कर दें, तो आप देखते हैं कि ये सेपरेशन जो है ये होती नहीं, एक्सट्रैक्शन होती नहीं है। इसके अलावा आप मास्किंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं जो कि कम्प्लेक्स एजेंट होते हैं जो मेटल को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और उसको आगे रिएक्शन करने से रोक। इसकी आप एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम जो है हम उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसकी मौजूदगी में, आयरन की मौजूदगी में और 8-क्विनोलिनोल की मौजूदगी में। जब हम इसकी मास्किंग करते हैं आयरन की किसके साथ, अल्कली साइनाइड के साथ, ताकि स्टेबल फेरो साइनाइड आयन बन सके। साइनाइड, टार्टरेट, सिट्रेट, फ्लोराइड, EDTA ये आमतौर पर मास्किंग एजेंट यूज होते हैं। मॉडिफायर्स जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सट्रैक्टेंट की डाइल्यूट करने पर, और इसके बाद जो है सिनर्जिस्टिक एजेंट जो है ये ऑर्गेनिक फेज के अंदर ऐड करते हैं ताकि एक्सट्रैक्शन का अमल जो है ये बेहतर हो सके। एडवांटेजेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अगर हम गिनवाएं तो ये तो काफी सारे हैं, यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। इन 9 एडवांटेजेस में पहली बात तो है कि टाइम बहुत कम यूज होता है, टाइम टेकन इसका कम होता है। दूसरी बात यह है कि कंप्लीट सेपरेशन आयंस की हो सकती है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में। तीसरे नंबर पर है कि बहुत ज्यादा जो है ये मौका मिलता है कंसंट्रेशन का कि इंश्योर कर सकें सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सेंसिटिविटी एनालिसिस की इम्प्रूव होती है, और इसके साथ साथ जो है ये हम एक्सटेंट्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि रिमूवल और सेपरेशन ये सब्सटेंसेस की जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और सॉल्युबिलिटीज के साथ जो है ये ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ये हो सकें, और सेपरेशन कंपोनेंट की जो है ये कंबाइन कर सकते हैं। उनकी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जैसे आप मुख्तलिफ टेक्निक्स देखते हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन फिल्म फोटोमेट्री है, एक्सट्रैक्शन फ्लेरोग्राफी है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो है इसका नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें ज्यादा स्टेबल जो है कंपाउंड पानी के साथ जो है ये हम सेपरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ये लो टेम्परेचर पर ये काम होता है। ज़ाहिर बात है हमने हीट तो किया ही नहीं है, और ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है, और एक्टिविटी रिएक्शंस की जो है ये अच्छे तरीके से जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें 4 टाइप्स हैं। एक सॉल्वेटिंग एक्सट्रैक्शन है जो आम हमने अभी एक्सट्रैक्शन लिक्विड लिक्विड की देखी है, केटानिक एक्सचेंज है, इनैनिक एक्सचेंज है, और किलेटिंग एक्सट्रैक्शन है। तो पहले नंबर पर जो है ये सॉल्वेटिंग एक्सट्रैक्शन है। इसमें जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं उनके नाम दिए हुए हैं और उनकी एप्लीकेशन है कि इसमें हम लेड, जिंक, यूरेनियम, आयरन वगैरह ये इनकी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इसके बाद है केटाइनिक एक्सचेंज, केटाइंस का पॉजिटिव आयंस का एक्सचेंज होता है, तो हम सेपरेशन कर सकते हैं कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, सिल्वर के केटाइन को। और एनायनिक में जो है हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं यूरेनियम, थोरियम, वेनाडियम और कोबाल्ट को। और किलेटिंग में जो है हम ये उनके ट्रेड नेम दिए हुए हैं, कैलेक्स 100 का फार्मूला भी दिया हुआ है, तो इसमें जो है हम सेपरेशन कर सकते हैं किसकी, कॉपर, निकल और कोबाल्ट की। इसके बाद जो है हम एप्लीकेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की हैं, तो ये केमिस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जस्ट ये तो आई थिंक रीड करने वाली हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। चले इसको गिनवा देता हूँ एक दफा। अगर केमिस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो हम इसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और सेपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, एलिमेंट को, उसकी कंसंट्रेशन जो है ये क्या कर सकते हैं, पहले से बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है तीसरे पॉइंट में है कि हम इसके साथ कोई और एनालिसिस जो है, अलाइड एनालिसिस जिसमें फोटोमेटिक एनालिसिस है, कलर्ड ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट का, वो भी साथ हम इसके
यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इससे जो है 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलेट जो है उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन निकल की कर सकते हैं कि कम्प्लेक्स बनाकर, और मुख्तलिफ जो है ये इम्प्योरिटीज का जो है उसको सेपरेशन तो आपने देखी है, और ट्रेस मेटल जो है सीक्वेंस के जरिए जो है ये हम कर सकते हैं, और आयरन क्लोराइड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और मुख्तलिफ ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप 1 2 4 देख लें। इंडस्ट्री के अंदर जो है इसका बहुत ज्यादा जो है ये रोल है। सबसे इसमें जो पहले नंबर वाला है ना कि हम मेटल को जो है लीच लिक्विड से जो है इसको सेपरेट कर सकते हैं, लो ग्रेड से या कम्प्लेक्स हो से, तो ये बहुत एडवांटेज है कि आप इससे जो है ये लिक्विड जो है उसमें से मेटल्स के आयन्स को जो है ये अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेपरेशन कर सकते हैं मेटल्स की, केमिकली बेशक वो सिमिलर भी हों लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्यूरिफिकेशन है और स्टडी है। अगर हम पोटेशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम का टमाटो क्रॉप के ऊपर देखें, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर इसका यूज है, ऑयल फैट इंडस्ट्री में यूज है, जियोलॉजिकल सैंपल को जो है ये सेपरेट करने में इसका यूज है, सेपरेशन एनालिसिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है, क्वालिटी कंट्रोल फूड स्टॉक का, यानी कि ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तो आप देखें कि हर किस्म की इंडस्ट्री में जो है ये क्या है ये यूज हो रही है। तो इसमें से आप 5-6 पॉइंट एटलीस्ट जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ज़हन में रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरह अब एक दफ़ा आपने सुन लिया है। आप ये वीडियो भेजने का मकसद यही है कि जो आपको इसमें से पॉइंट क्लियर नहीं है आप उसको रिपीट करके सुन लें, पॉज करके देख लें, बार-बार उसको आप देख लें बुक के साथ में जो है ये वीडियो बुक के साथ आपने मिला के देखनी है, यानी कि बुक भी पढ़नी है साथ ये वीडियो भी सुननी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ये टॉपिक लेकर फिर डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन जो है, एडवांटेजेस तो हमने इसके बहुत सारे देख लिए हैं, लेकिन बहरहाल इसमें अभी भी इश्यूज हैं। सबसे जो है ये अहम इशू तो वो है कि आपने जो सॉल्वेंट लेना है, एक्सट्रैक्टेंट लेना है, वो एक्सट्रैक्टेंट जो है वो टॉक्सिक भी हो सकता है, फ्लेमेबल भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है ये महंगा भी पड़ सकता है। कॉस्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये ज्यादा भी हो सकती है, और अक्सर केसेस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसका लॉस हो जाता है आपको, यानी कि वो जो हमने पहले पढ़ा है ना कि रिसाइकिल के लिए हमारे पास अवेलेबल हो, थ्योरेटिकली तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही कम बचता है, तो इसका लॉस बहुत ज्यादा है। और हमने ये तो देखा कि ये एयर को पोल्यूट नहीं कर रहा, हम आग नहीं लगा रहे, कोई कंबस्शन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन एक हमारी जो बात है सारा कुछ करने के बाद हम सिंक में उसको बहा देते हैं, इनके वाटर बॉडीज के अंदर हम फेंक रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है उसको पोल्यूट कर रहे हैं। तो इस मेथड की फिर खूबी तो यही हुई, कामयाबी तो इसी में रही कि हम जो है ये प्रॉपर मॉडल बनाएं, प्रोसेस कैसे करना है, नए सामान इक्विपमेंट ये दरियाफ्त करें, और ज्यादा अच्छे पुरअसर एक्सट्रैक्टेंट यूज करें, और उसका जो है रिसाइकलिंग एक्सट्रैक्टेंट जो है ये हम बार बार एक्सट्रैक्टेंट नया ना डालें बल्कि उसको रिसाइकल करें, रीयूज करें, ताकि हम वाटर बॉडीज के अंदर उसको बार बार बहाने से बच सकें, वाटर पोल्यूशन से बच सकें, और इस तरह जो है इस टेक्निक को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ये काम में ला सकते हैं। मेहनत करें और उसके बाद अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ करें। अल्लाह हाफिज।